गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम वृद्धजन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक के क्लास में हमने बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, फिर युवा क्यों संवेदनशील होते हैं, और आज हम जानेंगे कि वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। देखिए, अधिकतर देशों में 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, यानी सीनियर सिटीजन। ठीक है। अब सीनियर सिटीजन में कौन आते हैं? हमारे दादाजी, नाना जी, जो भी हैं बुजुर्ग वृद्धजन जो व्यक्ति होते हैं वो 65 वर्ष से अबाउ के जो होते हैं वो किस में आते हैं? वरिष्ठ नागरिक या फिर सीनियर सिटीजन में आते हैं। जबकि भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। अधिकतर देशों में कितना माना गया? 65, लेकिन भारत में हमारे 60 से अधिक आयु के व्यक्तियों को ही वरिष्ठ या सीनियर सिटीजन मान लिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में हुई तरक्की के चलते दुनिया समेत भारत में भी वृद्धजनों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जीवन प्रत्याशा जो 1947 में लगभग 29 वर्ष थी, अब घटकर 63 वर्ष हो गई है। चीन के बाद वरिष्ठ नागरिकों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। देखिए, वैसे ही जनसंख्या भारत की और चीन की सबसे ज़्यादा है, तो नंबर 1 पे चीन है, सेकंड पे भारत है। लेकिन जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि 1947 में जो आयु प्रत्याशा यानी एक आयु व्यक्ति की आयु जो होती थी वो 29 वर्ष मानी जाती थी। औसत आयु की इतनी ही साल वह जीवित रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत लंबे आयु पार कर लेते थे, लेकिन उस समय बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा था, सुविधाएं कम थी, स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल सुविधाएं कम थी, इसलिए पहले के लोग थोड़ी सी भी कुछ बीमारी होते ही एक्सपायर हो जाया करते थे, मर जाते थे। और लेकिन वर्तमान में अब हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो गई है, सुधर गई है। कई जो बीमारियां हैं उनका इलाज डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। तो अब जो जीवन प्रत्याशा वो 63 वर्ष हो गई है। इसलिए अब जनसंख्या भी इसी वजह से बढ़ गई है, क्योंकि पहले मृत्यु दर अधिक थी और जन्म दर ज़्यादा थी, लेकिन मृत्यु दर भी उस समय अधिक थी। अब वर्तमान में मृत्यु जन्म दर तो वैसे ही है, बरकरार है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई है, जिससे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 9% थी। यानी 2016 की जो रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट, उसके अनुसार जो वृद्धजन की जनसंख्या वो टोटल जनसंख्या की कितनी है? 9% थी। अब वर्तमान में ज़्यादा हो गई होगी। अब है वृद्धजनों को निम्न कारणों से संवेदनशील समूहों की श्रेणी में रखा जाता है। फर्स्ट है, आयु बढ़ने के अनुरूप वृद्धजन कम शारीरिक शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी के कारण रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। सेकंड है, आयु बढ़ने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों के अतिरिक्त कई प्रकार की अक्षमताएं भी होने लगती है, जैसे कि दृष्टि कमजोर। एक जो वृद्धजन सीनियर सिटीजन होता है उसकी समय के साथ साथ शारीरिक जो सक्रियता है वो भी कम होने लगती है।
जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। सेकंड है कि कई प्रकार की बीमारियां होने लगती है, जैसे कि दृष्टि कमजोर होना, आंखों से कम दिखाई देना, या मोतियाबिंद के कारण अंधापन हो जाना, तंत्रिका विकार के कारण बहरापन हो जाना, गठिया के कारण चलने फिरने में परेशानी और अपनी देखभाल कर पाने में अक्षमता आदि वृद्धावस्था के दौरान होने वाली सामान्य समस्याएं हैं। फिर नेक्स्ट है, वृद्धावस्था के दौरान कई बार बच्चों के विवाह के कारण या आजीविका कमाने के लिए परिवार से बाहर चले जाने के कारण वृद्धजन अकेलेपन की पीड़ा झेलते हैं। कई बुजुर्ग अकेलेपन, पृथक्करण और दूसरों पर बोझ बन जाने की भावना का भी अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कई बार अकेलापन महसूस करते हैं, स्वयं को दूसरों से अलग हटके महसूस करते हैं, क्योंकि एक नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों में मैच नहीं होता है, तो विचारधारा भी दोनों की अलग अलग होती है। इसलिए वो नए बच्चों के साथ या अपनी नई पीढ़ी के साथ वो मैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अकेलापन महसूस करते हैं और दूसरों पर बोझ बन जाने की भावना उनमें आने लगती है, यानी स्वयं में वो अनुभव ऐसे करने लगते हैं कि मैं इन लोगों के लिए बोझ बन गया हूँ। फिर है, बहुत से वृद्धजन आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से वे कई बार तनाव महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, पारिवारिक ढांचे में बिखराव होने के साथ ही पारंपरिक मूल्यों में भी परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण वृद्धजन स्वयं को उपेक्षित तथा बेकार महसूस करते हैं। छोटे तथा एकल परिवारों के बढ़ते चलन, बुजुर्गों की देखभाल के लिए समय की कमी, रहने के लिए सीमित स्थान, महंगे रहन सहन तथा अधिक कार्य घंटों के कारण अक्सर घर के लोग बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते। इस कारण से भी बहुत से बुजुर्ग तनावग्रस्त रहने लगते हैं। कई बार निजता, अपने लिए स्वतंत्र समय, भौतिकता और आत्मकेंद्रित होने जैसी प्रवृत्तियों के कारण भी वृद्धजनों की उचित देखभाल नहीं हो पाती है। अतः अनेक वृद्धजन ऐसे समय में अकेले रहते हैं जब परिवार का सहारा उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। उपरोक्त विवरणों के कारण वृद्धावस्था एजिंग एक प्रमुख सामाजिक चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में बुजुर्गों की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और एक ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण करना जरूरी हो गया है जो वृद्धजनों की भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुकूल और संवेदनशील हो। हालांकि उपरोक्त विवरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि वृद्धावस्था केवल परेशानियों की ही अवस्था होती है पूरी तरह से गलत है, जबकि वास्तविकता यह है कि आज भी अधिकतर बुजुर्ग अच्छा, आदर्श तथा सार्थक जीवन जीते हैं। आज भी लगभग हर भारतीय परिवार में बुजुर्गों का सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तथा उनकी आज्ञा का हर संभव पालन किया जाता है। बुजुर्ग जनसंख्या की एक सकारात्मक विशेषता यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्रिय होते हैं। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि वे ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहाँ सेवानिवृत्ति की कोई विशेष उम्र निर्धारित नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बुजुर्गों को मानव संसाधन के रूप में माना जाए और उनके व्यापक अनुभव और बाकी क्षमताओं का इष्टतम उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए किया जाए। सरकार ने वृद्धजनों के स्वस्थ और अर्थपूर्ण जीवन यापन की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1999 में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति को अपनाया है। अब देखिए, वृद्धजनों के लिए कुछ कार्यक्रम, जैसे कि बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम थे, फिर युवाओं के लिए कार्यक्रम थे, ठीक वैसे ही अब वृद्धजनों के लिए भी कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। आज केंद्रीय तथा राजकीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दोनों के साथ साथ कई गैर सरकारी संगठन, गवर्नमेंट तो करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो करेगी, लेकिन साथ में जो गैर सरकारी संगठन
तथा पंचायती राज संस्थाएं तथा स्थानीय निकाइयाँ वृद्धजनों के लिए आज केंद्रीय तथा राज्य सरकार के साथ साथ कई गैर सरकारी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। भारत में वृद्धजनों के लिए चलाए जा रहे कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार से। फर्स्ट, बुजुर्गों यानी विशेषकर परित्यक्त बुजुर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन। अब जैसे बुजुर्गों की आवश्यकताएं क्या होती है? मैं भोजन की होती है, आश्रय की होती है, रहना जहाँ पे, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की पूर्ति के लिए चलाए जा रहे कई कार्यक्रम। फिर सेकंड है अंतर पीढ़ीय संबंधों, विशेष रूप से बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के बीच संबंधों के विकास और सशक्त करने के लिए कार्यक्रम। यानी जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, परिवार में क्या है, लेकिन 60 के अबाउट है, साथ में वो अपने फैमिली के साथ रहता है, तो अपने बच्चों के पास तो टाइम नहीं होता है क्योंकि वो कमाने में लगे रहते हैं या अपने व्यवसाय में बिजी रहते हैं। तो उनके साथ समय कौन व्यतीत करता है? छोटे बच्चे, जो उनके पोते पोती, जो नाता नाती जो भी होते हैं, वो के साथ समय व्यतीत करते हैं, उन्हीं के साथ वो खुश रहना पसंद करते हैं। अब है सक्रिय और उत्पादक, अर्थपूर्ण रूप से वृद्धावस्था गुजारने को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम। नेक्स्ट है वृद्धजनों को संस्थागत और गैर संस्थागत देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम। यानी जो वृद्धजन हैं उनके लिए संस्थागत रूप से या फिर गैर संस्थागत जो सेवाएं होती हैं वो उन्हें प्रदान की जाती हैं। फिर वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान, पैरवी और जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिन पर सर्च किया जाना चाहिए और लोगों को लोगों को जो सीनियर सिटीजन है उनकी सेवा करने के लिए लोगों को जागरूक करने का भी कार्यक्रम चलाया जाता है। फिर है भोजन, देखरेख और आश्रय प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सदन, ठीक है, जो बुजुर्गों के लिए जो सदन होते हैं जिसमें हम अपने बुजुर्गों को रख सकते हैं। तो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है वो फ्री ऑफ चार्ज होती है, लेकिन जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं उनमें चार्ज देना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास समय नहीं है तो हम अपने बुजुर्गों को वहाँ पर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्धावस्था सदनों में रहने वाले ऐसे बुजुर्गों के लिए विशेष देखभाल गृह जो गंभीर रूप से बीमार हो, जिन्हें विशेष डॉक्टर की देखभाल और आराम की आवश्यकता हो, ऐसे वृद्धाश्रम भी खोले जा रहे हैं। फिर है बुजुर्गों के लिए ऐसे बहु सेवा केंद्र की स्थापना जहां उन्हें देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन के अवसर, स्वस्थ देखभाल तथा संगी साथियों का साथ भी मिलता हो। अकेले घर में जब रहते हैं तो फैमिली मेम्बर्स उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए कुछ बुजुर्ग हैं जो आश्रमों में रहना इसलिए पसंद करते हैं कि उनकी उम्र के साथी उन्हें मिल जाते हैं, जिससे उनका अच्छा टाइम पास हो जाता है और कुछ मनोरंजन भी हो जाता है। ग्रामीण, सुदूर तथा पिछड़े इलाकों में रहने वाले वृद्धजनों के लिए मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयाँ प्रदान करना। फिर है अल्जाइमर रोग, पागलपन के रोगियों के लिए डे केयर सेंटर, जिससे अल्जाइमर के रोगियों की विशेष दैनिक देखभाल का प्रबंध हो, बुजुर्गों के लिए सहायता और परामर्श केंद्र। फिर है बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य में विशेषीकृत देखभाल के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। वृद्धजन के लिए अपंगता और सुनने में सहायता के लिए सहायक यंत्र, मान लीजिए हमारे बुजुर्गों को यदि दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो उनके लिए ऐसे यंत्रों की व्यवस्था की जाती है जिससे वो प्रॉपर रूप से सुन सकें। फिर वृद्धजनों के लिए
हाँ, बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक संचालन के कार्यक्रम, वृद्धजनों की देखभाल करने वालों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, जहाँ उन्हें बुजुर्गों की देखभाल, निवारक स्वास्थ्य देखरेख, रोग प्रबंधन इत्यादि जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है वृद्धजनों की देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। बच्चों विशेष रूप से विद्यालयों और महाविद्यालयों के बच्चों में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता जगाने के कार्यक्रम। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ऐसे बुजुर्गों के लिए बनी है जिन्हें निराश्रित माना जाता है, अर्थात जिनके पास अपना निजी अथवा परिवारजनों से वित्तीय सहायता द्वारा आजीविका का साधन नहीं होता है। इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए व्यक्ति को 65 वर्ष से अधिक का होना चाहिए और उनके पास अपना आयु प्रमाण पत्र और निराश्रित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य सरकार अपने निजी संसाधनों से इस राशि को बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार से आज हमारा यह टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और अगला टॉपिक हमारा होगा कि जो बच्चे हैं, युवा है, वृद्धजन है, इनके लिए या इनकी जीविका के लिए हमें कौन से क्षेत्र अपनाए जाने चाहिए।